साथियों, ट्रिपल पी आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। जैसा कि थंबनेल से आपको पता चल रहा होगा कि आज हम लोग डीएम और डीसी यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के बीच में डिफरेंस देखने का प्रयास करेंगे और काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। काफ़ी लोग बनने की प्रक्रिया में रहते हैं, तो उनको तो ये बहुत कंपलसरी बेसिस पर जानने की ज़रूरत है, क्योंकि इंटरव्यू में इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। और ये न केवल आईएएस के इंटरव्यू में बल्कि स्टेट पीसीएस के इंटरव्यूज में भी इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। बाकी आप सामान्य जानकारी के लिए यानी जनरल नॉलेज बढ़ाने के लिए, आपकी अवेयरनेस बढ़ाने के लिए, ये भी सामान्य व्यक्ति को भी पता होना चाहिए कि एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास क्या पावर रहती है और एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास क्या पावर रहती है। और हमको कोई काम करवाना है तो हमको पता होगा अगर कि हमें ये काम कौन सा ऑफिसर हमारा कर सकता है, तो हम सामान्यतः उसी अधिकारी के पास जाएंगे। और अगर नहीं पता होगा तो फिर हम भटकते रहेंगे, है ना। तो इसलिए भी हमको ये चीजें जानकारी में जरूर होनी चाहिए। शुरू करते हैं। डीएम, इसकी फुल फॉर्म का तो कोई मतलब नहीं है, सभी को पता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी जिला मजिस्ट्रेट। ये एक आईएएस ऑफिसर होता है, यह भी सभी को पता है। और अभी कोई इस पे कमेंट कर सकता है कि केवल आईएएस नहीं होता है। हाँ ठीक है, स्टेट सर्विसेज के जो व्यक्ति एसडीएम बनते हैं वो लोग भी प्रमोट होकर डीएम के पद तक जा सकते हैं। हमें एक सामान्य प्रक्रिया से जो भी डिस्कशन है उसे आगे बढ़ाना है। एक आईएएस ऑफिसर होता है, वो डीएम की पोस्ट पर बैठता है जाके, उसे और उस अधिकारी के पास यानी उसके पास जिले का सामान्य प्रशासन का सबसे सीनियर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट या प्रमुख प्रभारी, इन दो पदों के नाम से, या दो अधिकारी, दो पदभार ग्रहण करने वाला व्यक्ति माना जाता है। यानी जो डिस्ट्रिक्ट है उसका जो भी सामान्य प्रशासन है उसका सबसे सीनियर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है और उस डिस्ट्रिक्ट के सामान्य प्रशासन का प्रमुख प्रभारी यानी हेड है। इंग्लिश और हिंदी हम दोनों में देख लेंगे ताकि किसी भी स्ट्रीम के बच्चों को परेशानी ना हो। ये जैसा कि इसमें लिखा हुआ है, डीएम इज एन आईएएस ऑफिसर, जैसा कि हमने ऊपर बताया, हु इज अ सीनियर मोस्ट एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट एंड चीफ इंचार्ज ऑफ द जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया। भारत की जितने भी जिले हैं उनमें सबसे चीफ एडमिनिस्ट्रेशन रहता है, इंचार्ज रहता है और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट रहता है। तो ये एक बात आपने समझी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के संबंध में। सेकंड, अब इसमें आप इसके फंक्शनरीज को देखेंगे, यानी फंक्शंस क्या है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के, प्रमुख कार्य देखेंगे। पहला काम इसका जो होता है, मोस्ट इंपोर्टेंट काम, मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर, मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट्स। ये जहां पर भी सामान्य प्रशासन के तहत जिला की प्रशासन संचालित किया जा रहा है, वहां पर डीएम की जिम्मेदारी रहती है कि वो उस डिस्ट्रिक्ट के लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करें, है ना, जिले की कानून व्यवस्था को बनाए रखना। दूसरा इसका मोस्ट इंपोर्टेंट फंक्शन होता है, डीएम कंट्रोल्स एंड डायरेक्ट्स द एक्शन ऑफ द पुलिस, है ना। पुलिस कौन सी कार्यवाही करेगी, इस बात का निर्देशन, इस बात का गाइडेंस कौन प्रदान करेगा, तो उस जिले का डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ये काम करेगा। पुलिस के कार्यों को नियंत्रित और निर्देशित, पुलिस के कार्यों को नियंत्रित और निर्देशित करने का कार्य भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के द्वारा किया जाएगा। अब थर्ड मोस्ट इंपोर्टेंट काम इसके डीएम का एक और होता है, डीएम हैज पावर ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द लॉकअप्स और जेल इन डिस्ट्रिक्ट। जिले के अंदर जितने भी जेल और लॉकअप हैं उनके प्रशासन का प्रबंधन करना, मैनेजमेंट करना, उनका देखभाल करना, ये सब भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के फंक्शंस के अंदर आ जाता है। तो इस प्रकार से आपने ये देखा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, है ना। तो इतना बात आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के संदर्भ में याद रखेंगे। अब हम कंपेरेटिवली देखेंगे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को, वो थोड़ा सा इससे ज्यादा काम उसके पास रहते हैं। आज आप यह भी समझेंगे इसके अंदर कि ये जो आईएएस ऑफिसर होता है या ये डीसी जो रहता है, इसे कलेक्टर क्यों बोला जाता है ना, कलेक्टर। तो इस शब्द को भी आप समझेंगे और इंटरव्यू में पूछा गया क्वेश्चन है ये, तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के संदर्भ में। अब हम लोग देखते हैं किसको, डीसी को। ये आपको पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी ग्रुप के ऊपर, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी। आप लोग ट्रिपल पी आईएएस ऑफिशियल नाम से जो टेलीग्राम चैनल है आप उसको ज्वाइन कर लें, ये पीडीएफ वहीं पर अवेलेबल करा दी जाएगी और वहां से आप इसको देख सकते हैं। ये न केवल आपके इंटरव्यू के लिए बल्कि एग्जाम में कोई क्वेश्चन भी इसके ऊपर बनाया जा सकता है। अब है डीसी यानी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, जिला कलेक्टर, और यह जिले में राजस्व प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी होता है ना।
रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है उसका ये मुखिया होता है किसी भी जिले का। तो ये बात आप इसके संदर्भ में याद रखेंगे। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जिले में जो राजस्व का प्रशासन होता है, यानी जितना भी लेन देन का, ट्रांजैक्शन का, रेवेन्यू का काम चलता है, वो सब डीसी के अंडर कंट्रोल में चलता है। डीसी इज द हाईएस्ट ऑफिसर ऑफ रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन इन द डिस्ट्रिक्ट। ये बात आप पहला पॉइंट इसके संदर्भ में याद रखेंगे। नेक्स्ट इसके बारे में ये बात आप ध्यान में रखेंगे कि ये जो डीसी होता है इसका, एक सेकेंड, ये यहाँ से सेकेंड ये वाला, राजस्व मामलों में संभागीय आयुक्त और वित्तीय आयुक्त, जो राजस्व के संभागीय आयुक्त और वित्तीय आयुक्त होते हैं, उनके माध्यम से यह जो डीसी होता है वे गवर्नमेंट के प्रति रेस्पॉन्सिबल होता है। ये बात आप याद रखेंगे। तो डीसी के बारे में ये आपको विशेष रूप से याद करना पड़ेगा कि डीसी किसके प्रति रेस्पॉन्सिबल होता है। तो संभागीय आयुक्त और वित्तीय आयुक्त जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट के होते हैं उनके माध्यम से सरकार के प्रति होता है ना। इन रेवेन्यू मैटर्स he or she is responsible to the government through divisional commissioner and financial commissioner। रेवेन्यू के जो डिविजनल कमिश्नर है और रेवेन्यू का जो फाइनेंशियल कमिश्नर होगा, इनके माध्यम से डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर सरकार के प्रति उत्तरदायी होता है। यह बात आप याद रखेंगे। अब हम डीसी के फंक्शंस को देखेंगे। बहुत इसके फंक्शन डीएम के कंपैरेटिवली थोड़े ज्यादा दिखाई देते हैं, और तो उनको आप देख लेंगे। जो रेवेन्यू कोर्ट का आयोजन होगा वह आयोजन भी डीसी के माध्यम से ही किया जाएगा, यानी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ही किसी भी जिले के अंदर रेवेन्यू कोर्ट का आयोजन करेगा। तो राजस्व कोर्ट का आयोजन डीसी के माध्यम से ही किया जाएगा। दूसरा, कलेक्शन ऑफ एक्साइज ड्यूटीज, इरिगेशन ड्यूज, इनकम टैक्स ड्यूज एंड एरियर्स, ये काम भी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के निगरानी में होते हैं। यानी उत्पाद शुल्क, सिंचाई बकाया, आयकर बकाया आदि का संग्रह जो किया जाएगा वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के सुपरविजन के अंदर ही किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट इसके फंक्शन में आप देखेंगे, अंडरटेक्स रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन वर्क। किसी भी जिले के अंदर आपदा के दौरान या आपदा के बाद किसी भी तरीके के राहत और पुनर्वास कार्य कराए जा रहे हैं, वो भी कार्य डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के अंतर्गत ही कराए जाएंगे, यानी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ही इन कामों को कराने के लिए जिम्मेदार होगा। नेक्स्ट पॉइंट आप इसमें काम के अंदर देख सकते हैं, ये लिखा हुआ है, आर्बिट्रेटर ऑफ लैंड एक्विजिशन, कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू। ये दो कामों के लिए आर्बिट्रेटर होता है, यानी मध्यस्थ की भूमिका निभाता है। किस किस में? या तो कोई भूमि अधिग्रहण की जा रही हो, यानी लैंड एक्विजिशन किया जा रहा हो, या फिर भू राजस्व का संग्रहण किया जा रहा हो, है ना, कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू। इन दोनों में ये मध्यस्थता का काम कर रहा है, आर्बिट्रेटर का काम करता है। आर्बिट्रेटर कौन होता है? जो दो पार्टियों के बीच में मध्यस्थता करने का काम करता है। तो उस संदर्भ में यहाँ पर जो मध्यस्थता का काम करेगा वो करेगा डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। ये बात आप याद रखेंगे, यानी जिला कलेक्टर ही भूमि अधिग्रहण और भू राजस्व के संग्रहण में किसका मध्यस्थता करने का काम करेगा, यानी यहाँ मध्यस्थ की भूमिका निभाएगा। नेक्स्ट इसके पॉइंट आप याद रखेंगे, मेंटेन एक्यूरेट लैंड रिकॉर्ड। उस पर्टिकुलर जिले में जो भी लैंड है उसकी एक्यूरेसी के साथ लैंड रिकॉर्ड रखने का काम भी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के अंतर्गत ही आता है। जमीन का सही रिकॉर्ड रखना, ताकि किसी भी वाद विवाद की स्थिति में उन रिकॉर्ड्स को जिला मुख्यालय से प्राप्त किया जा सके, यानी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की जो ऑफिस है वहां से उन डॉक्यूमेंट्स को प्राप्त किया जा सके और किसी भी प्रकार के विवाद से बचा जा सके। और अब जो मोस्ट इम्पोर्टेंट काम है जिसका आप सभी को क्या आवश्यकता पड़ती रहती है टाइम टू टाइम, वह काम भी डीसी के अंतर्गत आता है। और वह काम क्या है? पावर टू इशू वेरियस स्टेचुटरी सर्टिफिकेट सच एज नेशनलिटी, डोमिसाइल, मैरिज, SC/ST, OBC, EWS। आपको किसी भी तरीके का अगर कोई डॉक्यूमेंट जो प्राप्त करना है, चाहे वो तहसील से प्राप्त करना हो, चाहे वो जिले से प्राप्त करना हो, आप जो भी डॉक्यूमेंट मिलेगा आपको वो डीसी के अंडर कस्टडी में ही मिलेगा, यानी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ही इन सर्टिफिकेट को इशू करने के लिए अथॉरिटी है। वह अपने से छोटे अधिकारियों को इन सर्टिफिकेट्स को इशू करने के लिए जिम्मेदारी प्रदान कर सकता है, लेकिन मूलतः
डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास ही इस टाइप की अथॉरिटी होती है। जैसे राष्ट्रीयता से संबंधित कोई भी सर्टिफिकेट अगर इशू किया जाना है, या आपका मूल निवास से संबंधित कोई सर्टिफिकेट इशू किया जाना है, या मैरिज से रिलेटेड कोई सर्टिफिकेट इशू किया जाना है, SC ST कैटेगरी के लिए कोई सर्टिफिकेट इशू किया जाना है, या अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए, या इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन सोसाइटी के लिए कोई भी डॉक्यूमेंट रिलीज किया जाएगा, तो वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की सुपरविजन में, या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को ही ये अथॉरिटी है इस टाइप के सर्टिफिकेट इशू करने की। ठीक है, तो इतना ये रहा आपका दोनों का DM वर्सेस डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का कंपैरिजन। इसके अलावा आप किसका कंपैरिजन देखना चाहते हैं, उसे आप हमें कमेंट सेक्शन के माध्यम से बता सकते हैं। एक क्वेश्चन और हमने आपसे कहा था कि इसको कलेक्टर क्यों कहा जा रहा है, ये बात आप जरूर से याद रखेंगे। जब से भी हमारे यहाँ पर DM और DC की पोस्ट का एवोल्यूशन हुआ, उसके बाद से जो कलेक्शन का काम है, रेवेन्यू कलेक्शन का काम, कई बार DM के और DC के काम को कम ज्यादा किया गया, लेकिन कलेक्शन का जो काम है वो कभी भी DC से वापस नहीं लिया गया। यानी जिले उस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट के, भारत के किसी भी जिले में जो रेवेन्यू कलेक्शन का काम होता है, रेवेन्यू के कलेक्शन का जो काम होता है, वो DC के सुपरविजन में या उसी के या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को ही ये अथॉरिटी है कि वो उस डिस्ट्रिक्ट विशेष के रेवेन्यू का कलेक्शन का कार्य संपादित करवाए। तो ये जो रेवेन्यू के कलेक्शन का काम है, इस वजह से इसको कलेक्टर बोला जाता है ना। तो ये बात आप याद रखेंगे, ये आपका इंटरव्यू में पूछा हुआ क्वेश्चन है UPSC के द्वारा कि DC को ये कलेक्टर क्यों बोला जाता है ना। तो ये बात आप याद रखेंगे। ये जो सेशन था ये आप लोगों को कैसा लगा, उसकी आप हमें कमेंट के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया दें। बाकी यदि आपको यह सेशन पसंद आया हो तो आप जरूर से इसको लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि चैनल पर नए हैं तो आप हमें सब्सक्राइब करें, और इसी प्रकार के और भी वीडियोस देखने के लिए आप हमें कमेंट सेक्शन में अपने टॉपिक बता सकते हैं। हम उसके ऊपर भी वीडियो बना के आपको आपकी क्वेरी को सॉल्व कर सकते हैं, या क्यूरियोसिटी को थोड़ा शांत करने का प्रयास कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।